ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुनिए कोविड-19 जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को कल्पना प्रदीप का नमस्कार। साथियों, आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखकर आपका मन भी करता होगा, पंख होते तो उड़ जाते, जरा दुनिया की सैर करके आते। और कभी जब आकाश में उड़ते पैराशूट, जिसे हवाई छतरी भी कहते हैं, उन्हें देखकर आप सोचते तो होंगे ना, ऐसा कैसे होता है? जी हाँ साथियों, ऐसा कैसे होता है? आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं सेवानिवृत्त ग्रुप कैप्टन एयरफोर्स के श्री अशोक कुमार चोरडिया और उनकी पत्नी श्रीमती छाया चोरडिया से। आपकी बहुत सी बातें, बहुत सी क्वेरीज, जो बहुत कुछ आप जानना चाहते होंगे, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। इनसे हमने फ़ोन पर बात की, आइए सुनते हैं। श्रोता, इस वक्त लाइन पर हमारे साथ हैं भारतीय वायुसेना में पदस्थ सेवानिवृत्त ग्रुप कैप्टन श्री अशोक कुमार चोरडिया जी। सर, आकाशवाणी ग्वालियर की ओर से मैं कल्पना प्रदीप आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। नमस्कार। नमस्कार कल्पना जी। और सर, आप ग्रुप कैप्टन तो हैं, लेकिन आपकी पोस्ट कहलाती क्या है? कल्पना जी, वायुसेना में जो रैंक्स होते हैं जी। उसमें ग्रुप कैप्टन का ओहदा जो है आर्मी के कर्नल के बराबर होता है। ओके, ठीक है। यही मैं कंफर्म करना चाहती थी कि हमारे श्रोता भी इस बात को अच्छी तरीके से समझ जाएं। सर, मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आपका क्या काम था, आप क्या करते थे? कल्पना जी, मैंने वायुसेना 1981 में ज्वाइन की थी जी। और मेरी कमिश्निंग हुई थी वायुसेना की लॉजिस्टिक्स ब्रांच में। ठीक है। कुछ ही समय में एक मौका आया और मुझे मौका मिला कि मैं वायुसेना में जो छात्राचारी सैनिकों के प्रशिक्षक होते हैं, जो पैराशूट जिसको बोलते हैं। जी करेक्ट, पैराट्रूपर्स जो होते हैं, जी जी जी। आर्मी के जो पैराट्रूपर्स होते हैं, उनको ट्रेन करने के लिए वायुसेना में एक पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल है। अच्छा। तो पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल है आगरा में। जी। वहाँ पर मुझे मौका मिला ज्वाइन करने का और ट्रेनिंग करने का। 1 साल मेरी ट्रेनिंग हुई वहाँ पर और फिर मैं वहीं पर सेना के जो पैराट्रूपर्स हैं, छात्राधारी सैनिक हैं, उनको और जो अर्धसैनिक बल के जवान हैं और एनसीसी के कैडेट्स हैं जी। उनको छात्राधारी सेना पैराशूट से जंप करने की ट्रेनिंग देने लगा, साइड की ट्रेनिंग देने लगा। वहाँ पर मैं 6-7 साल रहा। तो आप ट्रेनिंग देते थे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी हाँ सर, आप ट्रेनिंग जब देते थे तो आपके कई अनुभव भी ऐसे हुए होंगे उस समय के कि कभी कुछ खास अनुभव अपने बताइए, कुछ जो आपको उस समय महसूस हुआ हो। जी, मैं जब पैराशूट से मैंने करीब 500 से ज्यादा जंप्स किए हैं। अच्छा। और हर जंप एक बहुत अच्छा अनुभव होता है और कम से कम भारतीय वायुसेना के 10 अलग अलग हवाई जहाज से मैंने जंप किए हैं। जो पुराने पैकेट हवाई जहाज होते थे, डकोटा हवाई जहाज होते थे, उनसे जंप किया है। और जो अभी भारतीय वायुसेना में जो लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट हवाई जहाज हैं, C-130J हर्क्यूलिस, उस पर भी जंप कर चुका हूँ। अच्छा। इस दौरान बड़ी ही आपको थोड़ा सा मैं रोक रही हूँ, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जब पैराशूट से आप जंप कर रहे होते हैं तो फर्स्ट ऊपर से इतनी ऊंचाई से कैसा लगता था? घबराहट नहीं होती? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। घबराहट होना बहुत स्वाभाविक है जी। लेकिन पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल में जो ट्रेनिंग होती है
जी वो इतनी मेथोडिकल होती है, इतने अच्छे तरीके से होती है जी कि एक अगर मजाक में कहा जाए तो ये हालत होती है उन दिनों, अगर कोई रात को अपने बिस्तर से भी गिरे तो पैराशूट खोलने की जुगाड़ करेगा। तो इतनी अच्छी ट्रेनिंग के बाद में मन से वो सारे भय निकल जाते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि ट्रेनिंग इतनी अच्छी होती है जी कि कुछ समय के बाद में ऐसा लगता है क्या कि पैराशूट से जंप करना ज्यादा आसान है बनस्पति की दिल्ली में कहीं रोड क्रॉस करना। क्या बात कही, क्या बात है, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी ट्रेनिंग से इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि उसके बाद में जैसे आम आदमी बच्चे साइकिल चलाते हैं वैसा लगने लगता है। अच्छा, जैसे आप लोग कभी पैराशूट से उतर रहे हैं तो वो कभी मतलब मैदान होता है, कई बार कुछ ऐसे पानी वाली जगह भी, कई बार समुद्र है, कुछ इस टाइप की नदियां हैं, कुछ भी आ जाते होंगे, तो उस समय ऐसा नहीं लगता कि उसको ये पानी है नीचे, हम आसमान में ऊपर तैर रहे हैं, कुछ ऐसा? जी कल्पना जी, ऐसा होता है कि पहले तो जो ट्रेनिंग एरिया होता है जी वो नॉर्मली ऐसी जगह पर होता है कि उसके आसपास कोई ऐसी बड़ी वाटर बॉडी नहीं होती जहाँ पर कोई लेक या नदी हो या ऐसा ना हो। और फिर ट्रेनिंग के बाद में जब एक्सरसाइजेज वगैरह होती हैं तब भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आसपास नदी नाले वगैरह ना हो। लेकिन अगर फिर भी आ जाते हैं तो ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है कि ऐसे ऑब्स्टिकल्स को किस तरीके से अवॉइड किया जाए, किस तरीके से उनसे बचा जाए। अच्छा अच्छा। और अगर फिर भी आप उसमें चला जाएं तो आपका लक बहुत खराब है, आपको भाग्य खराब है, और फिर आपको मदद मिलती है, आप किसी तरीके से नीचे आते हैं। लेकिन जब ये तो बात हुई ट्रेनिंग की, अगर ट्रेनिंग नहीं है सचमुच में, जब ऐसे कभी आप लोगों को लड़ाई होती है, ऐसे में कभी कहीं कुछ जाना, ऐसा कुछ वाकया हुआ होगा, कोई मौका आया होगा, तब कहीं कुछ अगर ऐसी स्थिति हो तो? आपने ठीक कहा, जब वॉर लाइक सिचुएशंस होती हैं उसमें इन सारी बातों का ध्यान नहीं रखा जा सकता है। मेरे दिमाग में लड़ाई को लेकर दो बातें आती हैं। 1971 में जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी और पूर्वी पाकिस्तान में, जो कि अब बांग्लादेश है, वहां पर पैराड्रॉप किया गया था, वहां पर छाताधारी सैनिकों को उतारा गया था। करीब 750 जवान कूदे थे। और उस समय ये नहीं आप कंफर्म कर सकते हैं कि नीचे नदी तालाब क्या होगा, पेड़ होंगे या बिजली के तार होंगे। उन हालातों में कूद जाते हैं। और नॉर्मली एक पैराट्रूपर अपने पैराशूट को थोड़ा बहुत दिशा दे सकता है और सेफ लैंड कर सकता है। उसमें भी उस हालात में 1971 की लड़ाई में कुछ लोग थे जो छोटे छोटे तालाब वगैरह में लैंड कर पाए थे और फिर वो निकल आए थे और लड़ाई में गए थे। और दूसरा वाकया जब है जिसमें पैराट्रूपर्स इन्वॉल्व थे और उम्मीद की जा रही थी कि शायद उसकी आवश्यकता होगी पैराड्रॉप की, वो था 1988 में ऑपरेशन कैक्टस। अच्छा, ऑपरेशन कैक्टस, ठीक है। हुआ यूं था कि जो मालदीव के राष्ट्रपति थे उस समय, गयूम साहब, उनको कुछ टेररिस्ट ने घेर लिया था और उन्होंने भारत से मदद मांगी थी। और फिर आगरा से पैराट्रूपर्स गए थे। ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद रनवे दुश्मनों के कब्जे में हो, टेररिस्ट के कब्जे में हो और हवाई जहाज उतर न पाए। अच्छा अच्छा। उस हालत में पैराट्रूपर्स को जंप करना था और मैं पहले हवाई जहाज में गया था पैराट्रूपर्स के साथ में, उनको तैयार करके और उनको जंप कराने के लिए। लेकिन वहां पहुंचने से पहले हालात कुछ सुधर गए और हमें मौका मिल गया हवाई जहाज उतारने का। हवाई जहाज उतरा, सारे पैराट्रूपर्स हवाई जहाज से बाहर निकले और ऑपरेशन में आगे बढ़ गए। मैं हवाई जहाज में ही था तो मुझसे कहा गया कि हो सकता है कि आगे लड़ाई छिड़ जाए और फिर हवाई जहाज लैंड न कर पाए, और अगर फिर पैराड्रॉप हुआ तो हमें चाहिए कि कोई नीचे से गाइड कर सके हवाई जहाज को, क्योंकि एक छोटे से द्वीप के ऊपर पैराट्रूपर्स का
को हवाई जहाज को गाइड करना जरूरी था, क्योंकि नहीं तो पैराट्रूपर समंदर में चले जाते, ठीक बात है। तो पैराट्रूपर समंदर में लैंड कर सकते थे। तो मैं वहाँ उतरा, रात में काफी गोलियां चली, लड़ाई हुई, और फिर हमारे जो जांबाज पैराट्रूपर से वो गए दूसरे द्वीप पर और उन्होंने राष्ट्रपति को बचाया, और अच्छा, वो ऑपरेशन काफी सक्सेसफुल रहा था। ये तो बहुत बड़ी बात है। आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रही हूँ, बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ। बेशक इतने वक्त बाद मैं आपको बधाई दे पा रही हूँ इस काम के लिए, लेकिन हमारा आपका मिलना ही अब हुआ तो बधाई भी हमारी स्वीकार कीजिए आप। बहुत अच्छा लगा जानकर। जी धन्यवाद, जी धन्यवाद। जी, आगे बताइए। इस ऑपरेशन के बाद में फिर मैं काफी समय तक वायुसेना में कार्यरत रहा, और मुझे मौका मिला रिसर्च करने का। मैंने इस ऑपरेशन पर काफी रिसर्च किया। इसमें भाग लेने वाले कई सारे अफसरों से और डिप्लोमेट से उनका इंटरव्यू लिया, और रिसर्च के बाद में मैंने एक इस ऑपरेशन पर किताब पब्लिश की है, जिसका नाम है ऑपरेशन कैक्टस, अच्छा, एनाटॉमी ऑफ वन ऑफ इंडियाज मोस्ट डेयरिंग मिलिट्री ऑपरेशंस। वेरी गुड, बहुत। इस पुस्तक पर डिस्कवरी चैनल ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है। अच्छा, और जैसा कि हमेशा होता है, अब बॉलीवुड वाले भी कोशिश कर रहे हैं इस पर एक फिल्म बनाने की। अच्छा अच्छा, वाह वाह। मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्दी ये फिल्म बने, है ना। और मैं भी सोच रहा हूँ कि इस बहाने देश के लोगों को इस ऑपरेशन के बारे में पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी फिल्म बनेगी, और हमारी शुभकामनाएं हैं, पूरी दुआएं हैं कि बहुत इतनी बढ़िया फिल्म बने कि लोग इसको बहुत पसंद करें और लोगों को इस बात की जानकारी हो कि वाकई क्या होता है, क्या हुआ था, है ना। जी, एक थोड़ा सा पीछे मैं लौट रही हूँ, और जी, थोड़ी सी घबराहट भी मुझे हो रही है इस बात से कि जिस तरीके से, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है, तो ये कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि पैराशूट फेल हो जाए, ना खुले, तो फिर क्या होगा? ऐसा कभी आपके साथ ऐसा तो नहीं हुआ? ट्रेनिंग के दौरान इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। मिलिट्री पैराशूटिंग में मिलिट्री पैराट्रूपर्स जो होते हैं वो हमेशा 2 पैराशूट लेकर कूदते हैं। ओहो, अच्छा अच्छा। यदि किसी कारण से एक पैराशूट में कोई खराबी हो या फेल हो जाए, तो दूसरा पैराशूट जो है वो इस्तेमाल करते हैं और लैंड करते हैं। गुड, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा था कि पैराशूटिंग आजकल इतना सेफ है कि आप रोड क्रॉस करने में आपको ज्यादा डर लगेगा, जंप करने में कम लगेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जी। तो मैं आपसे एक बार जानना चाहती थी कि आप जो सब कर रहे हैं, आपके परिवार का कितना साथ आपको मिला? परिवार के लोग आपके काम से खुश थे? आप परिवार की बात करेंगे तो मैं थोड़ा शर्मा जाऊंगा, क्योंकि मेरी पत्नी मुझसे सीनियर पैराट्रूपर हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं आप! मैंने 1980-81 में जंप करना शुरू किया। अच्छा। मेरी पत्नी एनसीसी की पैराट्रूपर रही है, बेस्ट पैराट्रूपर थी। अरे और उन्होंने मुझसे पहले 1978 में पैराशूट से जंप किए हैं। अच्छा। और एनसीसी की लेडी ऑफिसर रही थी वो। क्या बात। और अब कई सालों के बाद में, करीब 20 साल 25 साल के बाद में, मेरे बेटे ने भी स्काई डाइविंग किया है, और हमारा जो परिवार है सभी पैरा जंपर हैं। बहुत बढ़िया। आपने कहा कि आपकी पत्नी आपसे पहले से पैराशूट। जी, मैंने तो वायुसेना ज्वाइन करने के बाद में प्रशिक्षण लिया था, और मैं प्रशिक्षक बना था। लेकिन मेरी पत्नी एनसीसी में लेडी ऑफिसर थी, और उसके पहले एज ए कैडेट जब कॉलेज में थी तब उन्होंने 1978 में जंप किए थे, तो मुझसे पहले किया उन्होंने, मुझसे सीनियर पैराट्रूपर। अरे वाह, ये तो आपने बहुत ही बढ़िया बात बताई। आप अपनी मैडम से बात कराइए ना, अगर आसपास कहीं हो आप। अवश्य, मेरे पास ही है, मैं अभी बात कराता हूँ। जी, ऑल इंडिया रेडियो आपसे बात करना चाहते हैं। अरे मेरा सौभाग्य है, किसी जमाने में मैंने पहले ऑल इंडिया रेडियो पे एक बार इंटरव्यू दे चुकी हूँ। अच्छा अच्छा। मैडम, आप अपना शुभ नाम तो बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम छाया है। अच्छा अच्छा। मैं उज्जैन की पली बड़ी हुई हूँ। अच्छा, वाह। विक्रम यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल लिया है। और मेरी हमेशा से आउटडोर एक्टिविटीज में बहुत रुचि रही है। क्या बात कही है। सर ने बताया आपके बारे में, तो जानकर बहुत ही अच्छा लगा। कुछ आप अपने बारे में खुद बताइए, जो आप श्रोताओं तक पहुंचाना चाहती हो।
कॉलेज के टाइम पे मैं बास्केटबॉल और क्रिकेट खेलती हूँ। अच्छा। और मेरे जीवन में डिसिप्लिन का बहुत महत्व रहा है, इसलिए मैंने एनसीसी के थ्रू कई सारे कोर्सेज किए। मैंने एनसीसी ज्वाइन की थी और मैं सीनियर अंडर ऑफिसर थी तब। और मैंने पैरा जंपिंग किया है, बेसिक लीडरशिप किया है, और उन सब में भगवान की दया से मुझे ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट का अवार्ड मिला। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा लगा। आप पैरा जंपिंग की बात कर रही हैं, तो सर और आप लोग सब साथ में रहे, कोई ऐसा वाकया जो आप बताना चाहें? पैराशूट के बारे में ऐसा है, ये तो मेरे परिवार का सौभाग्य कि 2 चीजों में मैं, मेरे पति और मेरा बेटा तीनों ही उसको कर चुके हैं। एक तो रिपब्लिक डे परेड हमने करी अलग अलग समय पे, और एक पैरा जंपिंग हम तीनों ने करी है। तो जब पैरा जंपिंग कर रहे थे और जैसे बताया कि ऊपर से आप जंप कर रहे हो, तो जब मेरी बारी थी और हम लोग को बोला गया था कि आपका वजन इतना पर्टिकुलर वजन होना चाहिए, और मेरा वजन थोड़ा सा कम था। तो उन्होंने बोला, ऐसी किसी ने बोला कि जब आपका वजन कम होगा तो आप नीचे नहीं आओगे। तो जब हम ऊपर से हवा में तैर रहे थे, जब पैराशूट खुलने के बाद, तो मैंने देखा कि कुछ लोग मेरे से बहुत नीचे पहुंच गए और मैं भी ऊपर ही हूँ। तो मेरे दिमाग में एक क्षण को आया कि ऐसा तो नहीं कि मैं नीचे ही नहीं पहुंचूंगी। अच्छा। पर ऐसा होता नहीं है, वो आपका डिसेंटिंग जो होता है वो धीरे धीरे होता है। तो आप धीरे धीरे आते हो और उसमें आपको फायदा रहता है कि आपको चोट कम लगेगी और आपको जोर से जैक नहीं लगेगा जंपिंग के समय, लैंडिंग के समय। और इस समय मैं अमेठी में कार्यरत हूँ। मैं डायरेक्टर की पोस्ट पे हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे जो बच्चे रहते हैं उनकी देखभाल करती हूँ। और मेरी कोशिश रहती है कि जो बच्चे यहाँ पे रहें उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहे जी, और उनको होम अवे फ्रॉम होम दे सकूं, और इससे उनके जीवन में हमेशा प्रगति होती रहे। बिल्कुल, आपने पूरा भविष्य का जिम्मा ले रखा है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप, और निश्चित रूप से जिन बच्चों को आप ट्रेन कर रही हैं उनका पूरा ख्याल रख रही हैं। ये बच्चे जो हमारे देश का भविष्य है, हमारे देश को बहुत ऊंचा पहुंचाएंगे, बहुत आगे बढ़ाएंगे। मैडम, कोविड के दौरान आप अपना काम किस तरीके से कर पा रही हैं? मैम, कोविड के समय यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन बच्चों का विकास हो सके उसके लिए हम लोग कल्चरल और फिजिकल एक्टिविटीज ऑनलाइन करवा रहे हैं, और बच्चे इसमें बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि कोविड के समय में स्वास्थ्य को ठीक रखने की सबसे ज्यादा जरूरत है, और मन को सशक्त बनाने की जरूरत है। गुड। और हम सब मिलके गवर्नमेंट को मदद कर सकते हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। तो हम सब मिलके तभी विजय पाएंगे जब हम इन सब एक्टिविटीज को करें फिजिकली और मेंटली, जिससे कि हमारे मन में शांति भी रहे और हम फिजिकली फिट भी रहें। आप अपना काम किस तरीके से, क्योंकि आपका काम थोड़ा सा अलग तरीके का है, तो आप किस तरीके से मैनेज कर पा रही हैं? आप क्या करती हैं? मैं तो पहले है कि अपने आप को फिट रखने के लिए हम सुबह 10 किलोमीटर का वॉक करते हैं, विदाउट एनी फील 10 किलोमीटर का वॉक करते हैं सुबह। अरे वाह। अच्छा। उसके बाद हमारी सारी एक्टिविटीज ऑनलाइन होती हैं। तो बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बच्चों के साथ मीटिंग करते हैं। बच्चों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम ऑनलाइन ही रिजॉल्व करते हैं। अच्छा। उनका हौसला अफजाई करते हैं जी। और ये बच्चे जो है बहुत मोटिवेटेड रहते हैं। जब हम किसी प्रकार की एक्टिविटी करते हैं तो बच्चे अपने आप ही जुड़ना चाहते हैं कि नहीं, हम ये एक्टिविटी करेंगे। अब जैसे हम योगा करते हैं तो सारे बच्चे मिलके योगा करते हैं। अच्छा। हम कल्चरल करते हैं तो बच्चे कल्चरल हमारे साथ जुड़ जाते हैं, और दूर दूर दराज में बैठे हुए बच्चे हमारे साथ कल्चरल एक्टिविटीज में पार्ट लेते हैं, और फिर वो वहाँ से हमें पहले वीडियो भी भेजते हैं, फिर हमको लाइव परफॉर्मेंस करते हैं। तो हमारे पूरा का पूरा फेस्ट हम कल्चर का ऑनलाइन कराते हैं। बहुत बढ़िया। और बस ऐसा अगर चलता रहेगा तो आप ये सोचिए कि बच्चे बहुत होशियार हो जाएंगे इस मुश्किल के समय में भी। और ये वक्त हमेशा तो रहेगा नहीं, वक्त जरूर बदलेगा और सब कुछ सही कह रहे हैं आप। ये वक्त भी निकलेगा और हम सब मिलके इस कोरोना को हराना ही है और हमें विजय जरूर प्राप्त करनी है। बहुत ठीक कह रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू कल्पना जी। अशोक कुमार चौरिया जी, क्या बात है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों मिलकर के अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट खोल लें तो जो एनसीसी देते हैं बच्चे सब, उनको बहुत फायदा हो जाएगा और वो बहुत कुछ सीख पाएंगे। बहुत एनसीसी से उन्होंने ट्रेनिंग ली थी और लीडरशिप कोर्स वगैरह किए थे,
जी। वायुसेना ज्वाइन करने के बाद में मेरे साथ में उन्होंने पैरासीलिंग वगैरह में काफी लोगों की ट्रेनिंग करवाई है। सर आप लोग मिले कब, ये बताइए पहले, जब हुई तो पैराशूट के जरिए हुई या सवाल जो आप पूछ रहे हैं ये सभी के मन में आता है। हाँ। और मजेदार बात यह है कि हम लोगों ने शादी से पहले एक दूसरे को देखा भी नहीं था। हमारे जो दोनों के पिता थे वो दोस्त थे। अच्छा। और उनके मार्फत बात हुई और हमारी शादी पक्की हुई थी। ईश्वर ने आप लोगों को मिलाया, बहुत अच्छा लगा। अब रिटायरमेंट के बाद में, सेवानिवृत्त होने के बाद में मेरे पास काफी समय होता है जी। और मेरा शौक रहा है लिखने का। अच्छा। तो आजकल मेरा समय बीतता है लिखने में। मैं अपना एक ब्लॉग लिखता हूँ। अच्छा। रोड मच ट्रेवल्ड, और इस पर अलग अलग कैटेगरीज में लिखता हूँ। लघु कथाएं लिखता हूँ, हिंदी में लिखता हूँ, अंग्रेजी में लिखता हूँ और हर किस्म के सब्जेक्ट्स पर लिखता हूँ। जी जी। पेरेंटिंग इश्यूज पर हैं, देन मिलिट्री सब्जेक्ट्स पर हैं जी, और ह्यूमर है, कहानियां हैं, सभी कुछ लिखता हूँ। चलिए, बहुत अच्छा वक्त आपका बीतता होगा लिखने में। आपके बहुत से अनुभव भी आपकी लेखन शैली में आते ही होंगे, क्योंकि जो इंसान के जहन में होता है वो कहीं ना कहीं उसकी लेखनी से निकल ही आता है ना। तो ऐसे कुछ तो आपको जरूर निकलते होंगे आपकी कलम से। एक बात मैं आपसे और पूछना चाह रही थी कि कुछ जब मैंने आपके बारे में पता किया था तो मुझे पता लगा कि शायद आप रस्सी से कारों को खींच लेते हैं, कुछ ऐसा है क्या? जैसा जी मैडम, ये आपको पता नहीं कैसे पता लगा। मैं रिटायरमेंट से काफी पहले एक्चुअली दिल्ली में जब मैं पहली बार आया था 1996 में, जब मैं देखता था कि कई बार कोई सड़क पर किसी की गाड़ी खराब हो जाती, कार खराब हो जाती थी, तो उस कारण से ट्रैफिक जाम हो जाता था बहुत जल्दी। अच्छा। तो लोग जो है वहां से भीड़ में से जाते हुए कुछ गुनगुनाते हुए, कुछ गालियां देते हुए निकल जाते थे, कोई किसी की मदद नहीं करता था। मैंने सोचा कि इन हालातों में अगर कोई उस गाड़ी को खींच के अलग निकाल दे और रास्ता क्लियर कर उसकी भी मदद कर दे तो कितना अच्छा हो। तो मैंने एक कार में अपनी रस्सी रखना शुरू कर दिया। अच्छा। और जब भी मैं किसी को इस तरह से फंसा हुआ देखता हूँ कहीं पर, मुसीबत में देखता हूँ, रोड पर बीच में कहीं खड़ा होता है, किसी की कार खराब हो जाती है, तो मैं मदद ऑफर करता हूँ और गाड़ी को टो करके किसी मैकेनिक के पास तक या ऐसी जगह पर उसको छोड़ देता हूँ जहाँ पे वो आसानी से मदद पा सके। ठीक बात है। इससे दो फायदे होते हैं। एक तो उस व्यक्ति का फायदा होता है कि वो वहाँ से भीड़ भाड़ से अलग हो जाता है, और दूसरा ट्रैफिक में लोगों को निराहत मिल जाती है, लोग आराम से आ जा सकते हैं। देखिए, ये आपकी बात सुनकर के मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी इंसान है अगर किसी की मदद करना चाहता है, उसके मन में ऐसी कोई भावना है, तो उसके तरीके बहुत से होते हैं, वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तरीका खोज ही लेता है। और आपको ये तरीका बहुत पसंद आया और आप ये कर पाए, और वाकई ऐसी मदद तो बहुत बड़ी मदद होती है। कई बार ट्रैफिक जाम हो जाता है, कोई बहुत जरूरी काम से कहीं जा रहा होता है, कोई बीमार होता है, कोई ऑफिस जाना हो या कोई भी बात होती है, अगर वो फंस जाए तो कितनी मुश्किल हो जाए, और इस मुश्किल से आपने लोगों को निकाला, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। एक बार का मुझे वाकया याद आता है मैडम। रात को मैं 11 बजे दिल्ली से नोएडा की तरफ आ रहा था, जहाँ पर मैं रहता हूँ। साथ में मेरी पत्नी भी थी। और मैंने अपनी पत्नी को पहले बताया नहीं था कि मैं इस तरह से कभी कभी करता हूँ। अच्छा। तो चांस की बात है, मैं शो ऑफ नहीं करना चाहता था, कभी बताया नहीं था। लेकिन उस दिन पता नहीं ऐसे ही हम लोग बात कर रहे थे और मैंने बोला कि कभी कभी ऐसे होता है और मैं मदद कर देता हूँ लोगों की। और उसी दिन ऐसा हुआ कि जो निजामुद्दीन ब्रिज था, वहाँ पर एक कार रुकी हुई थी और उसकी पार्किंग लाइट्स ऑन थी और वो मदद के लिए खड़े हुए दिख रहे थे लोग जी। तो मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा, पत्नी ने पूछा कि इनकी मदद करोगे? मैंने बोला जरूर करेंगे। जाके उनसे पता किया मेरी वाइफ ने, तो उसमें एक गर्भवती महिला थी। अच्छा अच्छा। उसके हस्बैंड थे और एक ओल्ड लेडी थी,
शायद उनकी माँ होगी, किसी की है, हस्बैंड की है, वाइफ की, जी जी। और उनकी कार का पेट्रोल खत्म हो गया था ओहो। और कोई रुक नहीं रहा था उनकी मदद करने के लिए। फिर मैंने उनको ऑफर किया और उनकी गाड़ी को वहाँ से निजामुद्दीन ब्रिज से मयूर विहार तक टो किया। वो लोग बहुत खुश थे और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ऐसे टाइम पर जब मदद करते हैं और लोगों की आंखों में जो चमक होती है, बिल्कुल बिल्कुल, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होता है। निश्चित रूप से ये खुशी सिर्फ महसूस की जा सकती है। जी, महसूस किया जा सकती है। और जब इन बातों को मैं अपने मोटिवेशनल लेक्चर्स में स्टूडेंट्स के साथ में यूनिवर्सिटीज वगैरह में शेयर करता हूँ, जी तो बिल्कुल। उन पर भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर, मैं आपसे चलते चलते एक बात और जानना चाहूंगी कि अगर आज, बेशक आप रिटायर हो चुके हैं, लेकिन आज अगर आपको ऐसे प्रशिक्षण का कार्य दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? आप उसे पसंद करेंगे? शायद। और कल्पना जी, आपने तो मेरे मुंह मांगी मुराद पूरी कर दी पूछ के। जी। अगर मुझे ऐसा मौका मिला तो मैं जरूर करना चाहूंगा। चलिए, मेरी ईश्वर से कामना है कि ऐसा मौका आपको जरूर मिले और जल्दी मिले, और उसका फायदा आप तो खुश होंगे, लेकिन उसका फायदा दूसरे बहुत से बच्चों को मिलेगा जो इस प्रशिक्षण को लेना चाहते हैं। एक सही गुरु का मिलना भी बहुत जरूरी होता है। अगर हम मेहनत कर रहे हैं और हमें एक सही गाइड मिल जाए, एक सही गुरु मिल जाए, तो हम हमारी कला या जो भी हम सीखना चाहते हैं उस बिल्कुल सही तरीके से हम काम कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। सर, आप कुछ और अगर बताना चाहते हैं तो जरूर बताइए। जी कल्पना जी, अब तो यादें ही रह गई हैं। पैराशूटिंग जो है, ऐसा लगता था जैसे कि एक हॉबी को परस्यू कर रहे हैं। जी। ऐसा लगता था कभी वायुसेना में रहते हुए सच पूछा जाए तो ऐसा नहीं लगा कि मैं काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। हमेशा जो ड्यूटी जो थी वो ऐसा लगता था कि एक हॉबी। अपना शौक अगर अपना जॉब अपने शौक का हो तो फिर वो काम नहीं लगता, हम उस काम को एंजॉय करते हैं। जी सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम चाहते हैं कि आपकी मुराद, आपकी जो कामना है, ईश्वर जल्दी ही पूरी करे। आपको फिर से कहीं कुछ ऐसा मौका जरूर मिल जाए जब आप बच्चों को सिखा सकें, गाइड कर सकें, और बच्चे पैराशूट उसको इधर उधर 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 उड़े, और आप भी बहुत खुश हो, बच्चे भी बहुत खुश हो, और लोगों को उसका लाभ मिले। सर, जानकारी देने के लिए, हमसे बात करने के लिए, आकाशवाणी से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। ये थे सेवानिवृत्त ग्रुप कैप्टन एयरफोर्स के श्री अशोक कुमार चोरडिया जी और उनकी पत्नी श्रीमती छाया चोरडिया, जो सेवानिवृत्त लेडी ऑफिसर रही एनसीसी में और आजकल हॉस्टल डायरेक्टर हैं एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा में। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार अपने अनुभवों को हमारे साथ बांटने के लिए, अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए। साथियों, कि सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखिए, मास्क ज़रूर पहनिए, और मास्क की बात ख़ास तौर पर इसलिए भी कि जो लोग नियमित रूप से और ठीक तरीके से नाक और मुंह को ढक करके रखते हैं, फेस मास्क लगाते हैं, उनके लिए अच्छी खबर ये है कम मात्रा में ही ये वायरस पहुंच पाते हैं और इस वजह से वायरस लोड काफ़ी कम हो जाता है। मास्क कोरोना वायरस के ट्रांसमिशन को रोकता है। यदि आप ऐसे माहौल में हैं जहां कोरोना का संक्रमण मौजूद है लेकिन आपने मास्क लगाया हुआ है, तो वायरस का काफ़ी कम अमाउंट शरीर के अंदर जा पाएगा। इससे सिर्फ इन्फेक्शन कम नहीं होगा बल्कि वायरस का लोड भी शरीर में बहुत कम हो जाएगा। अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम समाप्त करने की कल्पना प्रदीप को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, मीडियम वेव 216.45 मीटर पर।